नमस्कार, आप सुन रहे हैं रमेश टहलानी का उपन्यास श्रीति शर्मा की लव स्टोरीज। आइए सुनते हैं एपिसोड 1, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। साहित्य प्रेमियों के लिए लिटरेचर फेस्टिवल किसी महोत्सव से कम नहीं होता। अगर आप साहित्य प्रेमी हैं और आप जयपुर के आसपास कहीं रहते हैं तो आपका यहां आना बहुत लाजमी है। अगर नहीं आए तो आपका साहित्य प्रेमी मन आपके खिलाफ विद्रोह की साजिशों को अंजाम दे सकता है। गुलाबी नगरी में आए सप्ताह भर हो गया था। रियल एस्टेट का नॉन फिक्शन ज्ञानपान करने के बाद सोचा कि दिमाग का पेट तो भर गया, अब साहित्य दिल के पेट में दौड़ते चूहे को मारने के लिए डिग्गी पैलेस चलकर कुछ फिक्शन खाया पिया जाए। 21 से 25 जनवरी के बीच अगर आप जयपुर में हैं और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में नहीं गए तो साहित्य आप पर बेवफाई का इल्जाम लगा सकता है। यही सोचकर चले गए साहित्य के महाकुंभ में। सुबह 10 बजे डिग्गी पैलेस पहुंचा तो पाया कि आयोजन स्थल खचाखच भरा हुआ है। मुख्य द्वार पर ऐसी भीड़ थी जैसे कोई दानवीर रईस गरीबों के इलाके में हजार हजार के नोट बांट रहा हो या महंगे इंटरनेट के जमाने में कोई एयरटेल की फ्री डेटा कार्ड बांट रहा हो। खैर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था, इसलिए जल्दी एंट्री मिलने पर वीआईपी वाली फीलिंग भी मिल गई। उस दिन प्रोग्राम में गुलजार साहब को खोजा तो पाया कि वे मुगल टेंट में अपनी नज़्मों कविताओं का एहसान बरसाने वाले। वाह, क्या किस्मत है कि गुलजार साहब के साक्षात दर्शन होंगे। शायद पिछले जन्म में ब्राह्मणों को गोदान किया होगा। सोचा समय से पहले चलकर सबसे आगे बैठकर ज्यादा दर्शन का आनंद लेंगे, पर नजदीकी साक्षात दर्शन के इरादों पर पानी फिर गया, क्योंकि वहां पहले से ही पिछले जन्म में मुझसे बड़े गोदानी बैठे थे। मुझ जैसे तुक्षदानी को आखिरी पंक्ति की अंतिम कुर्सी नसीब हुई। खैर, ये भी क्या कम है सकारात्मक सोच वाले गुलजार प्रेमियों के लिए। समय पर कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ। गुलजार साहब ने कई बातें और कविताएं सुनाने के बाद अपनी किताबें नामक कविता का पाठ कार्यक्रम के अंत से पहले शुरू किया। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थीं, अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनके जो रिश्ते वो सुनाती थीं, वो सारे उघरे उघरे हैं। कोई सफहा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के माने गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जबां पर जो जायका आता था जो सफहा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। किताबों से जो जाती राब्ता था वो कट गया है। कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जमीन से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? जैसे ही आखिरी लाइनें गुलजार साहब ने समेटी, जोरदार तालियों से पूरा टेंट भर गया। मैंने ईश्वर नाम वाली शक्ति को शुक्रिया कहा कि उसने जमीन पर गुलजार साहब को भेजा। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और मेरे कानों ने किसी मर्दाना आवाज को सुना, हाय रमेश। पीछे मुड़कर देखा तो आंखों ने दिमाग तक खबर पहुंचाई कि चेहरा तो जाना पहचाना है, पर इस चेहरे का नाम दिमाग की मेमोरी में नहीं था। सॉरी, मैं आपका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। जब से गजनी मूवी देखी है ना, ऐसा हो गया हूं। मैंने अपनी कमजोर यादाश्त पर ह्यूमर का नाकाम पर्दा डालने की कोशिश की। कोई बात नहीं रमेश, हम दूसरी बार ही मिल रहे हैं
हो सकता है याद ना हो, और मैं कौन सा पहला प्यार हूं जो सदा याद रह जाए। मैं राग भाटिया, हम 4 साल पहले मिले थे जॉब कंसल्टेंट के यहाँ। हम दोनों बैंक के लिए इंटरव्यू देने आए थे तब। याद है तुमने मुझे अजमेर शरीफ वाली दरगाह के बारे में बताया था और खादिम का नंबर दिया था। उसने अपना परिचय दिया। राइट, आप HSBC में थे शायद। मेरी यादों की कोशिकाएं जागृत हो गई थी तब। सही पहचाने दोस्त, आओ बाहर गर्मा गर्म चाय पीकर गुलाबी नगरी की गुलाबी सर्दी का सुख लेते हैं। नेकी और पूछ पूछ कहकर राग और मैं चाय पान के लिए डिग्गी पैलेस में बने अस्थायी कैफे की तरफ चल दिए। और कहां हो आजकल? मैंने चाय का ऑर्डर करने के बाद पूछा। वही बैंक की मजदूरी, अभी कोटक बैंक में इन्वेस्टमेंट डिवीजन में एरिया मैनेजर हूं। तुम कहां हो आजकल? राग ने जवाब देकर सवाल पूछकर पिछले मिनट के सवाल का हिसाब बराबर किया। अभी 3 महीने पहले दुबई से इन्वेस्टमेंट बैंकर का जॉब छोड़कर आया हूं और प्रॉपर्टी की दलाली का धंधा शुरू किया है। अच्छे शब्दों में कहें तो नाउ आई एम अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट। मैं भी बैंक की मजदूरी करके कंटाल गया था। कस्टमर्स को बीमा बेचने से अच्छा ऑप्शन है उनकी कनपट्टी पर गन रखकर पैसे छीन लेना। कम से कम उसे पता तो रहता है कि अब पैसे वापस मिलने की कोई संभावना नहीं है। बीमा बेचना तो जानते ही हो, अगर अपना फायदा चाहते हो तो कस्टमर की जेब काटनी मजबूरी होती है। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइज्ड ठगी करते करते आत्मा दुत्कारने लगी तो नौकरी को लात मारकर नए संघर्ष को गले लगाया है। मैंने अपने बैंकिंग अनुभव को कुछ वाक्यों में समेटा। बड़ी हिम्मत चाहिए इसके लिए यार। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाला कई बार नौकरी छोड़ धंधा करने की सोचता है, पर हर महीने की पहली तारीख को सैलरी क्रेडिट मैसेज का एडिक्शन नौकरी में ही मरवाने को मजबूर करता है। राग की आवाज में कॉर्पोरेट दर्द था। अगर सपनों को सच करना है तो कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ता है। एनीवे, यहां कैसे? मेरे मुख से बेतुका सवाल निकल गया। ऐसे मेले में जाकर लोगों को गिनना और किताबें चुराना मेरी हॉबी है। तुम यहां कैसे? राग ने आंख मारते हुए कहा और शरारती मुस्कुराहट के साथ कुल्हड़ वाली चाय की चुस्की ली। मेरे सवाल को ऐसा जवाब नहीं मिलना चाहिए था। हंसते हुए मैंने भी अपनी बात जारी रखी। अगर रोजी रोटी कमाने की मजबूरी ना हो तो मैं किताबों की दुनिया में ही जीना मरना चाहूंगा। मेरे लिए किताबें रोटी, कपड़ा, मकान और बात की जरूरत है। मुझसे इंसान बड़ी मजबूरी में ही ऐसा लिटरेचर फेस्टिवल मिस कर सकता है। मैंने भी चुस्कियों का आनंद लेते हुए यहां आने का सबब बताया। तुम खुद भी तो राइटर हो? राग ने पूछने वाले अंदाज से कहा। आजकल राइटर हैं कितने, मैक्सिमम टाइपर ही होते हैं। शायद तुमने भी कोई किताब लिखी या टाइप की थी जिसको फेसबुक पर देखा था कुछ साल पहले। 2 साल पहले रिसेशन पर एक नॉन फिक्शन इंफॉर्मेटिव बुक लिखी थी, पर खास चली नहीं। मेरी आवाज में असफल लेखक वाला हल्का दर्द था। किताबें चले ना चले, पर किताब लिखकर पब्लिश कराना कोई कम बात है क्या? खैर, अब तो अनुभव हो गया है तुमको। आजकल कुछ लिखते हो या छूट गया? राग ने चाय खत्म करते हुए पूछा। कुछ फिक्शन लिखने की ख्वाहिश तो है, पर फिक्शन लिखना आसान नहीं होता भाई। ऐसी कहानी लिखना जिसमें शुरुआत में ही कोई सस्पेंस या ट्विस्ट हो जिससे पाठक का इंटरेस्ट जाग जाए, फिर बीच के 100-200 पन्नों में कॉमेडी, ट्रेजेडी, एंटरटेनमेंट, नॉलेज या ऐसा मसाला डालना कि पाठक चिपका रहे, और आखिरी कुछ पन्नों में ऐसा क्लाइमेक्स देना जिसके बारे में पाठक ने सोचा ना हो। ऐसा फिक्शन लिखना एवरेस्ट की चढ़ाई जैसा है। फिर ऐसी नई कहानी भी तो मिले जिसमें ड्रामा, मोटिवेशन, कॉमेडी, ट्रेजेडी, सेक्स, पॉलिटिक्स, लिटरेचर के तड़के लग सके। मेरे पास ऐसी कहानी है जिसमें ऐसे कई मसाले डाल सकते हो। राग ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। अगर कहानी है तो तुम क्यों नहीं लिखते? भाई, मुझसे दुनिया भर की बकैती करवा लो, भाषण दिलवा लो, पर लिखने वाला गुण मेरे माँ बाप के दिए गुणसूत्रों में नहीं था। मेरे पास एक सच्ची कहानी है जिसमें रोमांस भी है, रोमांच भी, नफरत भी है और लस्ट भी, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स भी है और मोटिवेशन भी, सेक्स भी है और अध्यात्म भी, ड्रामा भी है और ट्रेजेडी भी, कॉमेडी भी है, फिलॉसफी भी, धर्म और समाज के नंगे सच भी हैं इसमें, और उस कहानी में एक नेगेटिव रोल तुम्हारा भी है रमेश भाई। कहते समय राग की आंखें बड़ी हो गई थी। राग बाबू, आज से पहले हम एक बार ही मिले हैं और बात भी आज दूसरी बार कर रहे हैं। मुझे तुम्हारी लाइफ और स्टोरी का दूर दूर का पता भी नहीं है और तुमने मुझे अपनी सच्ची स्टोरी का विलन बना दिया। आज मोला मांगते हैं हुजूर। बात हजम नहीं हुई। मैंने आश्चर्य करते हुए कहा, एक बार कहानी तो सुन लो, पता चल जाएगा कि मेरी प्रेम कहानी का कौन विलन है। टाइम हो तो सुनाओ, थोड़ी लंबी स्टोरी है। ऐसी बातें सुनकर कौन कहानी को मना कर सकता है? टाइम ही टाइम है अपने पास। गुरु, हो जाओ शुरू। एक शर्त है, अगर स्टोरी पसंद आई तो उसे किताब का रूप देना होगा तुम्हें। प्रॉमिस, मैंने कहा।
राग के होंठ के किनारे चांद बनकर उसके कानों को छूने का प्रयास करने लगे। एक अच्छी स्माइल देते हुए राग ने स्टोरी का इंजन स्टार्ट किया।